नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम तक चैनल पर। बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 20 प्रश्नों को देखा था परिसंचरण तंत्र से संबंधित जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कुल यहाँ हम 55 प्रश्न करेंगे जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आप 10 सेकंड के अंदर जो है इनका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। वीडियो को रोक रोक कर जो है आप इनके उत्तर देने की कोशिश कीजिए और बार बार अभ्यास करते रहिए और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके एग्जाम में सहायक होंगे। तो शुरू करते हैं। आज का प्रश्न, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, मैदानी इलाकों से जब हम हिल स्टेशन पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आरबीसी संख्या बढ़ जाती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या पहले घटती है और फिर बनती है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या हमेशा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, मानव शरीर के अंदर श्वेत रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहां पर होता है। तो देखिए मानव शरीर के अंदर श्वेत रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहां पर होता है। अस्थि मज्जा में, थाइमस ग्रंथि में, प्लीहा में और उपयुक्त सभी में। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात कितना होता है। यह भी मैंने आपको पहले बताया है। तो देखिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात है वो है 600:1, यानी कि 600 आरबीसी होंगी तो उसके ऊपर एक जो है डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। अगला जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने, लाल रक्त कणिकाओं का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए लाल रक्त कणिकाओं का रासायनिक नाम है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, यहाँ पर इरिथ्रो शब्द आ जाए उसी का अर्थ होता है लाल। तो यानी कि इरिथ्रोसाइट जो है वो लाल रक्त कणिकाओं का या आरबीसी का रासायनिक नाम माना जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, जब रक्त के अंदर श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में होने वाले रोग को हम क्या कहेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पहले मैंने आपको बताया था एनीमिया, जो जिसमें रक्त की कमी हो जाती है। ल्यूकोपीनिया, जी हाँ दोस्तों, ल्यूकोपीनिया में डब्ल्यूबीसी की संख्या या मात्रा कम हो जाती है। और ल्यूकोसाइटोसिस, जिसमें आरबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं वो खत्म होना शुरू हो जाती है। और ल्यूकेमिया, जिसको हम रक्त कैंसर के नाम से भी जानते हैं, इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ल्यूकोपीनिया। अगला प्रश्न आपके सामने, रोग प्रतिकारक को उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन सी है। तो देखिए रोग प्रतिकारक को यानी कि एंटीबॉडी को उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं, तो वो हैं लिम्फोसाइट। और याद रखिए लिम्फोसाइट में भी अगर और डिटेल से पूछ लिया जाए तो याद रखना है आपको बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। अगला प्रश्न आपके सामने, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो सामान्य जो मात्रा है वो आपको ये याद रखना है, फिगर 180 से 200 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो है कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है एक सामान्य व्यक्ति के अंदर। अगला प्रश्न, रक्त का कितना प्रतिशत भाग कणिकाओं से बना होता है। तो मैंने पहले भी बताया रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% भाग जो है रक्त कणिकाओं का होता है। तो सही उत्तर होगा इसका 45%। अगला प्रश्न आपके सामने, रक्त समूह की खोज किसने की। तो देखिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति बताई, विलियम हार्वे ने जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया सबसे पहले, और कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले रक्त समूह की खोज की। अगला प्रश्न, रक्त समूह या ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं। तो मैंने आपको एक सारणी बना के बताया था, तो ये प्रश्न वहीं से आया है। ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं। तो एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न, ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन पाया जाता है। तो याद रखिए ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सार्वत्रिक दाता ग्रुप है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। तो इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न,
सर्वाधिक दाता ब्लड ग्रुप किसे माना जाता है? सर्वाधिक दाता, जैसे अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो सर्वाधिक दाता जो है वो ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न आपके सामने, मानव रक्त में पाए जाने वाले RH फैक्टर किसका एक प्रकार है? RH फैक्टर क्या है? तो दोस्तों याद रखिए, RH फैक्टर जो है एक तरह का एंटीजन है जो कि मकाका रिसस नामक बंदर में खोजा गया और बाद में इसका पता मानव में भी चला, तो यह एक प्रकार का एंटीजन है। तो कुल 3 एंटीजन हो गए, एंटीजन ए, एंटीजन बी और RH। देखिए अगला प्रश्न अब आपके सामने आ रहा है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि जैसे जैसे हम मैदानी इलाके से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे वैसे RBC की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और RBC की संख्या कम हो जाती है तो ऑक्सीजन की लेने की क्षमता कम हो जाएगी, इसलिए हमारी श्वसन की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस बात को आप यूँ भी समझ सकते हैं कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उस दौरान आपकी सांस फूलने लगती है, तो वो ये ऑप्शन यहाँ से आपको याद रह जाएगा कि ऊंचाई पर जाने पर जो है क्या हो जाती है? श्वसन की गति बढ़ जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न आपके सामने, जिन व्यक्तियों के रक्त में RH फैक्टर उपस्थित होता है उनका रक्त समूह कैसा होगा? तो उनका, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिन व्यक्तियों में RH एंटीजन उपस्थित होता है उन्हें RH धनात्मक या RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिनमें नहीं पाया जाता RH एंटीजन उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा RH पॉजिटिव, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, रुधिर निर्माण कहलाता है, तो रुधिर का जो निर्माण है उसे अपन कहते हैं हीमोपाइसिस। हीमोपाइसिस, रुधिर का निर्माण जो है वो क्या कहलाएगा? हीमोपाइसिस कहलाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, RBC में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो याद रखिए यहाँ पर RBC में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता पूछी है, तो RBC में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता जो है वो 34% होती है। इसके बाद अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, हृदय तथा उससे संबंधित बीमारियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए। पैथोलॉजी में हम रोगों का अध्ययन करते हैं, एंटीजन का अध्ययन करते हैं, ऑस्टियोलॉजी में हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं, और कार्डियोलॉजी में हम हृदय की बीमारियां और हृदय की संरचना, हृदय से संबंधित जो बातें हैं उनका अध्ययन करते हैं, और हेमेटोलॉजी में हम रक्त का अध्ययन करते हैं। तो सही उत्तर होगा इसका सी, कार्डियोलॉजी। अगला प्रश्न आपके सामने, एक वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिए 250 ग्राम से 300 ग्राम, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आया है अपना 300 ग्राम, तो सही उत्तर होगा इसका 300 ग्राम। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय का भार 250 से 300 ग्राम तक होता है। अगला प्रश्न, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली का क्या कहलाती है? तो याद रखिए, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली का नाम है पेरिकार्डियम। तो देखिए, पेरिकार्डियम जो झिल्ली है वह हृदय को चारों ओर से घेरे रहती है। तो यहाँ तक जो है अपन ने प्रश्न हल किए हैं। आप भी निरंतर इनका अभ्यास कीजिए और एग्ज़ाम तक चैनल पर आप बने रहिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और घर पर बैठे रहिए। जय हिंद, जय भारत।